नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भाभी, कम से कम हमारे खानदान के रुतबे का तो ख्याल रखा होता। ये लड़की तो हमारी हाई क्लास सोसाइटी में बैठने के लायक भी नहीं है। शहर के सबसे पोश इलाके में स्थित आनंद विला के एक सजे धजे कमरे में सुजाता जी की ननद ऋतु ने मुंह बनाते हुए कहा। ऋतु के लहजे में जो कड़वाहट और व्यंग्य था, वह किसी भी इंसान का दिल छलनी करने के लिए काफी था। सुजाता जी के इकलौते बेटे आर्यन की शादी को अभी मुश्किल से एक हफ्ता ही बीता था। घर में अभी भी मेहमानों की चहल पहल थी। आज सुजाता जी ने घर में सुंदरकांड के पाठ और एक भव्य प्रतिभोज का आयोजन रखा था, जिसमें शहर के कई नामी गिरामी लोग और रईस रिश्तेदार आमंत्रित थे। सुजाता जी का परिवार शहर के सबसे प्रतिष्ठित और अमीर घरानों में गिना जाता था। उनके यहाँ उठने बैठने वाले लोग बड़े बड़े उद्योगपति और अधिकारी थे। ऐसे माहौल में जहाँ लोग अपनी आधी बात अंग्रेजी में और आधी हिंदी में करते हो, वहाँ ऋतु जी की शादी तो एक ऐसे परिवार में हुई थी जो दिखावे और वेस्टर्न कल्चर के नशे में पूरी तरह डूबा हुआ था। ऋतु जी का मानना था कि जो इंसान फर्राटेदार अंग्रेजी नहीं बोल सकता और जो विदेशी ब्रांड्स नहीं पहनता, वह गंवार है। सुजाता जी ने अपनी ननद की बात सुनकर एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी नई बहू श्रुति की तरफ देखा, जो दूर दालान में मेहमानों को बहुत ही शालीनता से दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कर रही थी। श्रुति ने लाल रंग की एक बेहद साधारण लेकिन खूबसूरत बनारसी साड़ी पहनी हुई थी। सिर पर हल्का सा पल्लू था और चेहरे पर एक ऐसी सौम्य मुस्कान थी जो किसी का भी मोह ले। श्रुति के पिता वाराणसी के एक विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य के प्रोफेसर थे और माँ एक साधारण गृहिणी। आर्य ने श्रुति को एक सेमिनार में देखा था और उसकी सादगी और विचारों पर अपना दिल हार बैठा था। सुजाता जी ने भी श्रुति को पहली ही नज़र में अपनी बहू मान लिया था। ऋतु, सुजाता जी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में अपनी ननद से कहा, सोसाइटी में बैठने के लिए महंगे कपड़े और अंग्रेजी जबान की नहीं, बल्कि अच्छे संस्कारों और तमीज़ की ज़रूरत होती है। मेरी बहू में वो संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। भाषा तो केवल संवाद का एक जरिया है, वह किसी की बुद्धिमत्ता या हैसियत तोलने का तराजू नहीं है। ऋतु ने आंखों को नचाते हुए एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। ओ कमोन भाभी, आप भी किन पुरानी बातों को लेकर बैठी हैं। आज शाम को आर्यन के बिजनेस पार्टनर्स और मेरे एनआरआई फ्रेंड्स आ रहे हैं। आपकी यह संस्कारी बहू उनके सामने जब अपनी शुद्ध हिंदी बोलेगी ना, तो हमारा क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। लोग हंसेंगे हम पर। ऋतु ये कहकर पैर पटकते हुए बाहर चली गई। सुजाता जी को ऋतु की बातों से बुरा तो लगा, लेकिन उन्हें अपनी बहू पर पूरा भरोसा था। शाम ढलते ही आनंद विला का प्रांगण महंगी गाड़ियों और चमकते हुए लिबासों से भर गया। सुंदरकांड का पाठ बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। श्रुति ने जिस तन्मयता और शुद्ध उच्चारण के साथ पाठ की चौपाइयाँ गाई, उसे सुनकर कई बुजुर्ग मेहमान गदगद हो गए। लेकिन ऋतु और उसकी किट्टी पार्टी वाली सहेलियों के चेहरे पर बोरियत और उपहास साफ झलक रहा था। पाठ के बाद रात के खाने का आयोजन था। लॉन में हल्की हल्की विदेशी धुनें बज रही थी और मेहमान हाथों में जूस और मॉकटेल के गिलास लिए गपशप कर रहे थे। ऋतु अपनी सहेलियों के बीच खड़ी होकर जानबूझकर जोर जोर से अंग्रेजी में बातें कर रही थी, ताकि श्रुति को उसकी औकात का एहसास कराया जा सके। तभी पार्टी में एक बेहद खास मेहमान का आगमन हुआ। मिस्टर राजदान। मिस्टर राजदान लंदन में बसे एक बहुत बड़े भारतीय उद्योगपति थे, जिनके साथ आर्यन अपनी कंपनी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइन करने वाला था। मिस्टर राजदान के साथ उनके कुछ बिटरे सहयोगी भी आए हुए थे। आर्यन और सुजाता जी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। ऋतु भी अपनी विदेशी लहजे का प्रदर्शन करने का मौका नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए वह तुरंत मिस्टर राजदान के पास पहुंच गई और टूटी फूटी अंग्रेजी में उनके सूट और उनके रुतबे की तारीफ करने लगी। बातों बातों में मिस्टर राजदान की नज़र लॉन के एक कोने में रखी एक
बेहद खूबसूरत और प्राचीन कलाकृति पर पड़ी। उस कलाकृति के नीचे पीतल की प्लेट पर संस्कृत और शुद्ध हिंदी में एक श्लोक और उसका अर्थ उकेरा गया था। मिस्टर राजदान, जो अपनी मिट्टी से बहुत प्यार करते थे, उस कलाकृति को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। दिस इज ब्यूटीफुल, मिस्टर राजदान ने कहा। उनके बिटर सहयोगी ने उत्सुकता से पूछा, मिस्टर राजदान, व्हाट डज इट मीन? मिस्टर राजदान ने आर्यन की बुआ रितु की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमती रितु जी, आप तो भारत में ही रहती हैं। क्या आप मेरे इन विदेशी मित्रों को इस श्लोक और इस हिंदी कविता का सटीक अर्थ अंग्रेजी में समझा सकती हैं? रितु के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने उस प्लेट को पढ़ा, लेकिन शुद्ध हिंदी और संस्कृत के वो भारी भरकम शब्द उसके सिर के ऊपर से निकल गए। उसने इधर उधर देखा और घबराहट में हकलाने लगी, वेल, इट्स मीन गॉड इज ग्रेट एंड नेचर इज ब्यूटीफुल। मतलब भगवान महान है और प्रकृति सुंदर है। मिस्टर राजदान को रितु का यह सत्याई जवाब सुनकर थोड़ी निराशा हुई। उनके विदेशी सहयोगी के लिए चेहरे पर भी उलझन थी। रितु पसीने से तरबतर हो गई और शर्म से जमीन में गड़ने लगी। उसे लगा जैसे उसकी सारी हाई क्लास छवि एक पल में मिट्टी में मिल गई हो। तभी एक बहुत ही मधुर और आत्मविश्वास से भरी आवाज़ गूंजी, एक्सक्यूज़ मी सर, इफ़ यू परमिट मे आई एक्सप्लेन दिस? क्षमा करें सर, अगर आप अनुमति दें तो क्या मैं इसे समझा सकती हूँ? सबने मुड़कर देखा। श्रुति अपनी लाल बनारसी साड़ी में चेहरे पर एक शांत मुस्कान लिए खड़ी थी। मिस्टर राजदान ने उत्सुकता से हामी भरी। श्रुति ने पहले मिस्टर राजदान को बहुत ही सम्मानपूर्वक हाथ जोड़कर शुद्ध हिंदी में उस श्लोक का दर्शन समझाया। सर, यह श्लोक उपनिषदों से लिया गया है। इसका भावार्थ यह है कि मनुष्य चाहे कितनी भी ऊंचाइयों को छू ले, जब तक वह अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से नहीं जुड़ता, तब तक उसका ज्ञान अधूरा है। असली संपदा बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि भीतर के संतोष और विनम्रता में है। श्रुति की शुद्ध, स्पष्ट और मीठी हिंदी सुनकर मिस्टर राजदान का चेहरा खिल उठा। लेकिन श्रुति यही नहीं रुकी। वह मिस्टर राजदान के ब्रिटिश सहयोगियों की तरफ मुड़ी और एक ऐसी बेदाग, धारा प्रवाह और उच्च स्तरीय अंग्रेजी में उस पूरे फलसफे का अनुवाद किया, जिसे सुनकर वहां खड़े हर एक व्यक्ति, विशेषकर रितु और उसकी सहेलियों के मुंह खुले के खुले रह गए। श्रुति के शब्दों का चयन और उसका आत्मविश्वास किसी ऑक्सफोर्ड के स्कॉलर से कम नहीं लग रहा था। विदेशी मेहमानों ने श्रुति की बात सुनकर तालियां बजा दी। मिस्टर राजदान ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माय बॉय, तुम्हारी पत्नी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि बौद्धिक रूप से भी बेहद समृद्ध है। आज के दौर में जहाँ लोग कूल दिखने के चक्कर में अपनी भाषा और संस्कृति को भूल रहे हैं, वही तुम्हारी पत्नी ने साबित कर दिया कि असली क्लास अपनी जड़ों से जुड़े रहने में है। फिर मिस्टर राजदान ने श्रुति से पूछा, बेटा, तुम्हारी अंग्रेजी इतनी शानदार है, फिर तुम पूरी शाम सबसे हिंदी में ही क्यों बात कर रही थी? श्रुति ने एक बहुत ही सौम्य मुस्कान के साथ जवाब दिया, सर, मैंने अंग्रेजी साहित्य में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अंग्रेजी मेरे लिए दुनिया से जुड़ने का एक माध्यम वर है, लेकिन हिंदी मेरी पहचान है, मेरी मातृभाषा है। अंग्रेजी मेरे दिमाग की भाषा हो सकती है, लेकिन हिंदी मेरी आत्मा की आवाज़ है, और मुझे लगता है कि अपनों के बीच आत्मा की आवाज़ ही पहुंचनी चाहिए। लॉन में एक पल के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। श्रुति के इन चंद शब्दों ने दिखावे और झूठे रुतबे की उस पूरी इमारत को ढहा दिया था, जिसे रितु ने अपनी आधी अधूरी अंग्रेजी के दम पर खड़ा किया था। रितु को अपनी उस ओछी सोच पर भयंकर शर्मिंदगी हो रही थी, जो उसने सुबह अपनी भाभी के सामने जाहिर की थी। उसे समझ में आ गया था कि ऊंचे दर्जे के कपड़े और विदेशी भाषा किसी को महान नहीं बनाते। महानता इंसान के विचारों और उसकी जड़ों से होती है। पार्टी के ख़त्म होने के बाद जब सब मेहमान चले गए, रितु धीरे धीरे चलकर श्रुति के पास आई। श्रुति रसोई में बर्तन समेटने में मदद कर रही थी। रितु ने आगे बढ़कर
श्रुति के दोनों हाथ पकड़ लिए। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। मुझे माफ़ कर दे बेटा। ऋतु का गला रुंधा हुआ था। मैं उम्र में तुझसे बड़ी जरूर हूँ, लेकिन समझ में बहुत छोटी रह गई। मैंने अपनी झूठी शान के चक्कर में तेरी सादगी को तेरा पिछड़ापन समझ लिया था। आज तूने सिर्फ उस विदेशी मेहमान के सामने ही नहीं, बल्कि मेरे अपने अहंकार के सामने भी मेरी आंखें खोल दी हैं। श्रुति ने तुरंत झुककर अपनी बुआ सास के पैर छुए और मुस्कुराते हुए बोली, बुआ जी, आप घर की बड़ी है। बड़ों से माफ़ी नहीं, सिर्फ आशीर्वाद लिया जाता है। आप बस मुझे अपना लीजिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा रुतबा है। सुजाता जी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। आज उनके घर में न सिर्फ एक आदर्श बहू आई थी, बल्कि उस बहू ने अपने संस्कारों से एक ऐसा सबक सिखाया था जो उस रईस खानदान में पीढ़ियों तक याद रखा जाने वाला था। आर्यन ने अपनी माँ के गले लगकर कहा, देखा माँ, मैंने कहा था ना, मेरी पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। उस रात उस आलिशान बंगले में विदेशी ब्रांड्स की चमक फीकी पड़ गई थी और मातृभाषा तथा संस्कारों की खुशबू हर कोने में महक रही थी। एक सवाल आप सभी के लिए, क्या आपको भी लगता है कि हमारे समाज में आज भी अंग्रेजी बोलने वालों को बेवजह ज़्यादा बुद्धिमान मान लिया जाता है और अपनी मातृभाषा बोलने वालों को कमतर आंका जाता है? क्या कपड़ों और भाषा से किसी का चरित्र और योग्यता तय की जा सकती है? अपने विचार और अनुभव हमारे साथ ज़रूर साझा करें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।